चलिए, ये टॉपिक्स हैं जो आप कवर करने वाले हैं जी। तो सबसे पहले स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंट क्लियरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। सुप्रीम कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिव जो क्लियरेंस मिलती थी एनवायरमेंट की, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया वंस फॉर ऑल। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमारे यहाँ पे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक फ्रेमवर्क है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसके तहत जो डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलती है। कोई भी डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट आने वाला है, उसका कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल फुटप्रिंट होने वाला है, ठीक है, वो तो होगा ही होगा। तो इस प्रोसेस के तहत आप ये इंश्योर करते हो कि उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है एनवायरमेंट पे वो मिनिमाइज हो सके। आप ये सोचोगे कि यार ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजीज क्या आ सकती हैं यहाँ पे, या जो यहाँ पे पोल्यूशन होने वाला है उसको आप कैसे मिटिगेट कर सकते हो, या एट द फर्स्ट प्लेस वो प्रोजेक्ट फिजिबल है भी है या नहीं। अगर आपको लग रहा है बहुत हार्मफुल है तो स्ट्राइक डाउन कर दोगे उसको। तो जैसे एनओसी होती है ना, सिंपल एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो वैसे ये भी एनओसी है, ठीक है जी। तो इंडिया के केस में जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है वो गवर्न की जाती है बाय एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, नॉट 72। ठीक है जी। और इसके तहत एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। पहले 1994 में की गई थी, लेकिन आज के टाइम पे जो नोटिफिकेशन चल रही है वो चल रही है EIA नोटिफिकेशन ऑफ 2006। क्लियर है जी। ये प्रोजेक्ट्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है एज पर दिस नोटिफिकेशन। जो भी आपके डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट है, चाहे वो डैम बना रहे हो, चाहे कहीं पे पावर प्लांट को लगा रहे हो, चाहे रोड बना रहे हो, चाहे कहीं पे माइनिंग कर रहे हो, उनको 3 भागों में डिवाइड करता है, A, B1 एंड B2। जो कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट्स हैं हमें नहीं जानना कौन कौन है। सिंपल सोचो यार, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अपने आप में बहुत बड़ा उसका एनवायरमेंट फुटप्रिंट हो सकता है, बहुत सारी क्लियरेंसेस लेनी पड़ेंगी। तो उसके केस में जो क्लियरेंस आने वाली है वो यूनियन लेवल से आने वाली है। नेशनल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी देगी यहां पे क्लियरेंस, ठीक है। ओवरऑल जो उसकी किसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर काम करने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि नेशनल लेवल पे क्लियरेंस मिलेगी। फिर आते हैं B1 और B2 के केस में। यहां पे जो क्लियरेंस मिलने वाली है वो मिलने वाली है स्टेट लेवल पे। ये वो इंडस्ट्रीज आ गई, ये वो डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आ गए जिनका एनवायरमेंट फुटप्रिंट बहुत बड़ा नहीं है। क्लियर है जी। सबसे ज्यादा इनका फुटप्रिंट है और सबसे कम इनका है B2 का। B1 लाइज इन बिटवीन। तो यहां पे आपको लीनियंसी नहीं एक्सरसाइज करनी, लेकिन ओवर ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं दिखानी, यहां पे ओवर एंड अबव कुछ ज्यादा भी नहीं करना। तो मीडियम लेवल का यहां पे आपने देखना है काम, ठीक है जी। B1 B2 में बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स आ गए, जैसे कि कहीं पे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री आ चुकी है, कितना ही बड़ा एनवायरनमेंट का फुटप्रिंट हो जाएगा उनका। फिर मान लो कहीं पे कमर्शियल माइनिंग नहीं हो रही, सिर्फ एक्सप्लोरेशन हो रही है,
सिर्फ रिसर्च लेवल पे माइनिंग की जा रही है, कमर्शियल माइनिंग नहीं की जा रही। दैट कैन बी ऑन शोर एज वेल एज ऑफ शोर। अगर कमर्शियल लेवल पे माइनिंग होगी तो यहां आ जाएगी। अभी सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे है भी चीजें नहीं है, B2 का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है जी? तो B2 के केस में जो एनवायरमेंट फुटप्रिंट होने वाला सबसे कम होने वाला है। कितना सही है? सही है। और B2 को पूरी इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का प्रोसेस से गुजरना भी नहीं पड़ता। उसको देख लेते हैं हम कि पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक है, B1 को गुजरना पड़ता है जी। A को गुजरना पड़ेगा, B2 को नहीं पड़ना। ठीक, तो जो 2006 की नोटिफिकेशन है वो यहां पे बोलती है कि मेजर 4 स्टेप्स हैं। पहला स्क्रीनिंग, दूसरा स्कोपिंग, तीसरा पब्लिक हियरिंग या कंसल्टेशन, चौथा अप्रेजल। ये 4 स्टेप्स हैं, फॉलो करने हैं उस नोटिफिकेशन के मुताबिक। पहली बात, जो कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट हैं, मान लो मैंने कोई कैटेगरी ए का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, मैं एक प्रस्ताव लेके जाऊंगा, उस प्रस्ताव के ऊपर पहले ही लिखा होगा कि यार ये तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। उसको देखते ही पता लग जाएगा यार ये तो कैटेगरी ए वाला प्रोजेक्ट बन रहा है। स्क्रीनिंग का पर्पस जो होता है, स्क्रीनिंग का पर्पस सिर्फ ये देखना होता है कि आपको पूरी इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी है नहीं करनी। स्क्रीनिंग का मेन काम, आप ध्यान से सुनिए, ये आइडेंटिफाई करना है कि एक प्रोजेक्ट B1 में आ रहा है या B2 में आ रहा है। ए को तो चाहिए, उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। स्क्रीनिंग का काम है आइडेंटिफाई करना B1 कैटेगरी आ रही है या B2 आ रही है। ए तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हाँ भाई पूरी इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की पूरी प्रक्रिया चाहिए मेरे को। तो एमसीक्यू डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि क्या कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको स्क्रीनिंग चाहिए? स्क्रीनिंग इन्वॉल्व होती है? नहीं होती, सीधा स्कोपिंग होती है उनकी। अब स्कोपिंग पे सब चीजों पे चर्चा की जाती है। मान लो एग्जांपल के तौर पे एक प्रोजेक्ट है जो कि लेट्स से सीमेंट रिलेटेड फैक्ट्री लगने वाली है, दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि प्लास्टिक बेस्ड फैक्ट्री लगने वाली है, या लेट्स से असेंबली की फैक्ट्री लग रही है कोई, कि वहां पे चीजों को असेंबल किया जाएगा। क्या दोनों फैक्ट्रीज के केस में पॉल्यूशन हो सकता है? मैं पूछ रहा हूं होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। क्या नेचर ऑफ पॉल्यूशन अलग होगा? नेचर ऑफ पॉल्यूशन अलग होगा? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सेम होगा। अब मेरे को गलत प्रूव करो। मेरा क्वेश्चन है कि एक है फैक्ट्री जो सीमेंट बना रही है, दूसरी फैक्ट्री वो है जो कहीं और से प्रोडक्ट लेके आ रही है, यहां पे असेंबल कर रही है, कार असेंबली फैक्ट्री है वो। ठीक है जी, दोनों के केस में पोल्यूशन तो होने वाला है, फैक्ट्री है भाई, पोल्यूशन तो होगा ही होगा। क्या दोनों के केस में सेम नेचर का पोल्यूशन होने वाला है? ये सवाल है मेरा। अब मैं फिर बोल रहा हूं कि नहीं नहीं, सेम ही नेचर का होगा, पोल्यूशन तो पोल्यूशन होता है। एग्जैक्टली जो लेवल CO2 सीमेंट फैक्ट्री एक्सक्रीट करने वाली है, क्या वो असेंबली फैक्ट्री कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। यहां पे वाटर पोल्यूशन का केस भी बहुत ज्यादा बनने वाला है सीमेंट के केस में, यहां पे नहीं बनने वाला। यहां पे रबड़ पोल्यूशन का हो सकता है यार, प्लास्टिक पोल्यूशन का हो सकता है, यहां नहीं होगा। लेकिन तो अलग अलग टाइप के पोल्यूशन होंगे। तो जब मैंने इनको एनओसी देनी है तो मेरे दिमाग में भी तो यही क्वेश्चंस आने चाहिए। मेरे दिमाग का स्कोप ये बताएगा मुझे कि मैंने इनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। राइट, मैं पूछूंगा अच्छा आप यहाँ पे एक इन्वायरमेंट सॉरी आप यहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तो मेरे आपसे ये क्वेश्चंस हैं कि आप बताओ जरा मुझे कि आप जब यहाँ पे फैक्ट्री लगाओगे तो इससे इन्वायरमेंट लेट्स से एयर पोल्यूशन कितना बढ़ने वाला है, वाटर पोल्यूशन कितना बढ़ने वाला है, सॉइल पोल्यूशन कितना बढ़ने वाला है। ये मेरे क्वेश्चंस हैं उनके लिए। ये सारा पार्ट स्कोपिंग का चल रहा है।
और फिर और मैं दिमाग के घोड़े दौड़ाऊंगा। मान लो राजपुरा में कोई सीमेंट की फैक्ट्री लग रही है, उसका पोल्यूटिंग इंपैक्ट कहां तक जा सकता है, मुझे सोचना तो है ही है यार, राइट। तो मैं अंदाजा लगाऊंगा, और अंदाजा नहीं लगाऊंगा, स्टैटिक्स के हिसाब से जाऊंगा, डेटा के हिसाब से जाऊंगा। तो मैं बोलूंगा यार 5-10 किलोमीटर तक इसका पोल्यूशन का पोटेंशियल जा सकता है। अब ये मेरी बेवकूफ़ी होगी अगर मैं बोलूंगी 100 किलोमीटर दूर तक जा सकता है, क्योंकि उसी रीजन के डेटा को मैं एनालाइज करूंगा, उसी रीजन के एयर पोल्यूशन को एनालाइज करूंगा यूजिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसी रीजन के वाटर पोल्यूशन को एनालाइज कर सकता हूं मैं, उसी रीजन के सॉइल पोल्यूशन को एनालाइज कर सकता हूं। पहला बात तो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि भाई नेचर कैसा होने वाला पोल्यूशन का, फिर हम पूछ रहे हैं कि एरिया कितना होने वाला कवर, फिर हमसे उनसे पूछेंगे कि आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो। फिर चलो मान लिया ये पोल्यूशन होने वाला है, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो फिर इसको मिटिगेट करने के लिए। वो बोलेंगे साहब हम अपनी चिमनी में ये सब लगाने वाले हैं, हम यहाँ पे कार्बन कैप्चर कर लेंगे, ये कर लेंगे, सब पार्ट स्कोपिंग का चल रहा है। क्लियर है जी, क्लियर। तो स्कोपिंग अपने आप में बहुत ही एक्सटेंसिव प्रक्रिया बनती है, प्रोसेस बनता है। जब स्कोपिंग पूरी हो जाएगा, पूरी हो जाएगी, तो एक ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट तैयार होने वाली है। ड्राफ्ट ईआईए ड्राफ्ट लेवल पे तैयार कर दी, और ये तैयार कौन करवा रहा है? जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, सरकार नहीं करा रही, बिजनेसमैन खुद करवा रहा है अपने पैसे से किसी कंसल्टिंग एजेंसी को हायर करके। अब ड्राफ्ट लेवल पे आ चुकी है वो, अब उस पर डिस्कशन होगा स्टेप नंबर 3 में, जहां पे पब्लिक हियरिंग या फिर पब्लिक कंसल्टेशन लिखा था। क्यों? क्योंकि पब्लिक को इन्वॉल्व करना जरूरी है यार। जिनके नेबरहुड में आप फैक्ट्री लगा रहे हो एक, उनका भी तो कोई से होना चाहिए वहां पे, तो वहां पे एनजीओज भी आ जाएंगी, डिटेल डिस्कशन होने वाला वहां पे, मीडिया हाउसेस भी आ जाएंगे। क्लियर, ये पूरा हो जाएगा। फिर फोर्थ स्टेट है अप्रेजल की, जहां पे या तो प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाएगा या डिसअप्रूव किया जाएगा। किस बिहाफ पे? जो ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट तैयार कर रखी है, उसके साथ साथ जो पब्लिक हियरिंग में जितनी बातें आई हैं, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आई होगी, तो फाइनल जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई अपने एंड पे, उसके बिहाफ पे या तो उसको अप्रूवल मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्लियर? क्या लगता है कि अप्रूवल, चलो अप्रूवल तो एक बात है, ये प्रोसेस कितना इजी होता होगा? मैं बोल रहा हूं बड़ा इजी है यार, 5 मिनट में पढ़ा दिया मैंने। हाँ जी, नहीं है, इट कैन टेक मंथ्स, इट डज टेक मंथ्स। मल्टीपल वो नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, राइट, और ऑल द रॉन्ग वेज आर ऑल्सो इन्वॉल्व। तो इससे परहेज करते हैं लोग, ये काम करते हैं बिना ये परमिशन लिए ना कोई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। 2006 में नोटिफिकेशन आई, लेकिन उसके बाद भी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बिना परमिशन लिए, इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिए एग्जीक्यूट होने शुरू हो गए। ठीक है जी। तो फिर 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की, मार्च में, जिसके तहत बोला गया जो प्रोजेक्ट्स अभी इलीगली ऑपरेट हो रहे थे उनको ना हम रेगुलराइज करने का, उनको फॉर्मलाइज करने का एक मौका दे रहे हैं। वन टाइम विंडो है, 6 मंथ्स के लिए नोटिफिकेशन निकाल दी कि भाई जो अब तक बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के चल रहे थे प्रोजेक्ट्स, उनके पास मौका आ चुका है कि अब थोड़ा रेगुलराइज हो जाओ, अब फॉर्मल वे में आ जाओ, थोड़ा सा मौका दिया गया वन टाइम। ठीक है जी, ये 6 महीने के लिए था। लेकिन फिर 2021 में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। ऑफिस मेमोरेंडम के तहत बोला गया कि एक ना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ले डाउन कर रहे हैं, जिसके तहत बोला गया कि जो आपके पुराने प्रोजेक्ट्स जिन्होंने क्लियरेंस नहीं ली थी, यहां पे भी काम नहीं आए, वो जिन्होंने नहीं ली थी उनके साथ डील कैसे करना है, ये उसकी हेडलाइन बन रही थी। बोला गया कि यार इनके साथ थोड़ा देखते हैं कि इनको फाइन लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इवेंचुअली
जो लास्ट लाइन थी वो यही थी कि यार इनको क्लियरेंस बाद में मिल जाएगी। क्लियर? अब आता है केस 2025 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ना यहाँ पे, ये कंप्लीटली इलीगल है। एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का कोई स्कोप है ही नहीं। प्रोजेक्ट एक बार बन गया, बाद में क्लियरेंस ले रहे हो, मतलब ही नहीं है उसका कोई। जो EIA नोटिफिकेशन कहती है उसी हिसाब से चलो। क्लियर है जी? तो ये पूरा केस बना हुआ है। डन? पक्का? कोई डाउट हो? चलो, अब इसको मेंस में लिखा जा सकता है, GS2 में भी लिखा जा सकता है, और इस केस को जरूर हाईलाइट करना भाई, वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। सुप्रीम कोर्ट restrained the center from granting ex post facto environment clearance। GS2 में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, जब गवर्नेंस का जो आपका पेपर आता है उसमें सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अपनी जजमेंट्स के थ्रू इन्वायरमेंटल जस्टिस को इंश्योर किया, ये थीम बन सकती है। इन्वायरमेंट जस्टिस, इस पे एक और जजमेंट भी कवर करेंगे आज, वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर है जी? इसके साथ साथ एक और जजमेंट थी 2017 की, दैट वाज कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी बोला गया था कि यार एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मत दिया करो। ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਇਲੇਟਰਸ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲਾ ਦੋ, ਇਹ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਕਰ ਦੋ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਫਾਈਨ ਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਐਨਸਟੀ ਵਿੰਡੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਇਲੇਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਫਾਈਨ ਵਗੈरह पे करके अपना पूरा प्रोसेस रेगुलराइज कर सकते हो। 2018 है ये, दो यूनियन एक बार चेक करना यार, मेरे हिसाब से 2017 की जजमेंट है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देख लो एक बार। पैसिव यूथनेसिया, सर कॉमन कॉज ना अपने आप ਚ ਇੱਕ NGO ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ PIL ਫਾਈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ PIL ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ तक ਮੈਨੂੰ लगता 2017 ਦੀ जजमेंट है, ठीक है। बाकी आपके नोट्स में मिल जाएगा आपको। क्लियर है जी? चलिए आगे हूँ, चलो चलिए नेक्स्ट, तुलेर लेक। टुलेर लेक कैलिफोर्निया में है, टुलेर लेक। कैलिफोर्निया कहाँ पे? USA में। पिछले कुछ टाइम पे न्यूज में था वाइल्ड फायर के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो यार उस प्लेस से रिलेटेड अगर कोई न्यूज आ रही है ना तो इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप। तो वहां पे एक टुलेर लेक है जो पिछले साल भारी बरसात के कारण रीअपेयर हुआ है, उससे पहले ड्राई हो चुका था। ठीक है जी। यहां पे एक चीज पे चर्चा कर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक रिवर्स पे। वो बरसात हुई पिछली बार, और यही एक कारण भी है इस बार, जो इस बार इतनी वाइल्ड फायर हुई है ना वहां पे। याद है जब मैंने ज्योग्राफी करवाया था कि पिछले साल बहुत ज्यादा बरसात हुई, उसकी वजह से वहां पे बहुत सारे बुशेस आ चुकी थी। अमूमन उतनी बरसात होती नहीं है वहां पे, इट्स लाइक कि डेजर्ट में बुशेस आ चुकी हैं। अगले साल तो सूखना ही है उसने,
सूख गई। अब वो ड्राइड बुशेस एक फ्यूल की तरह एक्ट कर रही हैं और इसलिए वो फायर रुकी ही नहीं, बहुत लंबा चला। क्लियर है जी? तो यहाँ पे बात की गई कि 2023 में एटमॉस्फेरिक रिवर्स की बात की गई है। एटमॉस्फेरिक रिवर क्या है? रिवर क्या होती है? रिवर एक वाटर बॉडी है, वैसे ही वाटर बॉडी इमेजिन करो जो एक एटमॉस्फेयर में चल रही है, यानी कि बैंड ऑफ क्लाउड्स हैं जो एटमॉस्फेयर में चल रहे हैं, जहां जहां पे जा रहे हैं बहुत ज्यादा बरसात कर रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा बरसात कर रहे हैं। नैरो बॉडी होती है अपने आप में, बहुत ज्यादा विड्थ नहीं होती, 300-400 किलोमीटर इतनी विड्थ होती है, बट एलोंगेटेड होती है, 1000 किलोमीटर तक खिंच जाएगी। क्लियर है जी? तो वो अगेन है तो एटमॉस्फेयर के सिस्टम में, जैसे बरसात हो रही है बस वही है। क्लियर? तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये मॉइस्चर को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम ट्रॉपिकल एरियाज टू हायर लैटिट्यूड्स। हायर लैटिट्यूड्स जब हम बात करते हैं, लेट्स से अगर अर्थ की बात करें, यहां पे हमने विंड सिस्टम को कवर किया था। इक्वेटर के पास कौन सी विंड्स चलने वाली हैं? ट्रेड विंड्स कुछ ऐसे चलने वाली हैं, बिल्कुल सही बात है जी। उसके बाद क्या वेस्टर्ली चलने वाली हैं? बिल्कुल सही बात है। ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर्स हैं मेजरली इन रीजन्स में पाई जाती है, इन रीजन्स में, टेम्परेट रीजन्स में मेजरली। ऐसा नहीं है कि बाकी में नहीं पाई जा सकती, मेजरली यहां पाई जाती है। तो जब ट्रेड विंड्स ऐसे चल रही हैं तो क्या ये भी कुछ ऐसे चलने वाली है? बोलिए जरा। ऐसे ही चलने वाली, फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड। यहां पे ज्यादा इवेपोरेशन हो रही है, यहां पे कम हो रही है, तो यहां पे मॉइस्चर उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ये वहां पे जाएगी और वहां पे हायर मॉइस्चर को डिपॉजिट करने वाली। फिर यहाँ पे कोई जेट स्ट्रीम भी चल रही होती है, एग्जैक्टली भाई, यहाँ पे भी चल रही होती है, चल रही है, चल रही है। तो ये जेट स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस के अंदर भी मूव कर सकती है कुछ नहीं है, बस कंसंट्रेटेड मॉइस्चर है एक लोकलाइज्ड एरिया में, जो जाएगा आगे डिपॉजिट करेगा, ठीक ठाक बरसात करेगा। क्लियर है? डन। हाइट इसकी होती है 2 से 3 किलोमीटर के आसपास यहां से। जेट स्ट्रीम वाला कंसेप्ट मत लेके आना यहाँ पे कि यार ये तो जेट स्ट्रीम हुई, नहीं, उसकी इन्फ्लुएंस में आ सकती है, वेस्टर्लीज की इन्फ्लुएंस में आ सकती है, लेकिन अपने आप में इंडिपेंडेंट है। क्लियर है जी? डन। इसी के साथ एक और टर्म जुड़ी हुई है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस। पाइनएप्पल एक्सप्रेस ये वो एटमॉस्फेरिक रिवर है जो हवाई आइलैंड्स के आसपास से ओरिजिनेट हो रही है। हवाई आइलैंड्स कहां पे है? कहां पे है? आइडियल लग गएगा तो बड़ा। हवाई आइलैंड्स भाई, पैसिफिक, बिल्कुल सही बात है, राइट। पैसिफिक की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका के थोड़ा पास में ही आ चुके हो, तो वहां से अगर कोई एटमॉस्फेरिक रिवर ओरिजिनेट कर रही है उसका नाम पड़ जाता है पाइनएप्पल एक्सप्रेस, और वो डिपॉजिट करती है ठीक ठाक मॉइस्चर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, इंक्लूडिंग कैलिफोर्निया, उसके बाद ये सारे स्टेट्स, वॉशिंगटन, यहाँ पे सब बरसात करेगी। क्लियर है जी? डन। चलें आगे। नेक्स्ट, ऑपरेशन ओलिविया। एनी गेसेस किसके साथ होगा लिंक्ड? ऑलिव रिडली टर्टल्स के साथ, ऑलिव रिडली टर्टल्स। ठीक है जी। इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन है, इंडियन कोस्ट गार्ड का, इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन है टू सेव ऑलिव रिडली टर्टल्स। ऑलिव रिडली टर्टल्स किस स्टेट के साथ लिंक किए जाते हैं? ओडिशा के साथ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट। इनकी आबादी बहुत है यार, वल्नरेबल है, वल्नरेबल।
ऑलिव रिडली टर्टल्स वल्नरेबल हैं, ठीक है। और मास नेस्टिंग के लिए मशहूर हैं, मास नेस्टिंग। और इस मास नेस्टिंग के लिए टेक्निकल वर्ड क्या है? अरीबाडा। वेरी गुड। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर लिंक्ड टू अरीबाडा। अरीबाडा मास नेस्टिंग इनकी होती है। क्लियर। और एक और प्लेस है अगेन इसी के साथ लिंक्ड है, गहीर माथा। गहीर माथा ऋषि कुल्या, याद है? गहीर माथा। जहां पे इनकी मास नेस्टिंग होती है, मास नेस्टिंग। मिलियंस के तादाद में आते हैं फीमेल्स, दे ले डाउन देयर एग्स एंड देन दे मूव बैक टू वाटर्स, और उससे फिर धीरे धीरे बच्चे आते हैं, देन दे मूव टू वाटर। और एक और न्यूज आई थी जिसके तहत बोला गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ग्लोबली, तो फेमिनाइजेशन होना शुरू हो गया है टर्टल्स के केस में, कि जो उन एग्स से जो टर्टल्स आ रहे हैं वो फीमेल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इसका नाम सुना है? होमवर्क भी दिया था कभी मैंने बचपन में, मुझे ये भी पता नहीं, पढ़ के आए होगे। नहीं किया, मुझे पता है। सच सच बोल रहे हैं कि नहीं किया? क्या करें फिर, इसको दोबारा होमवर्क दें? फिर नहीं करके आओगे। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कब बनी थी? देखो, आप जो बोल रहे हो गलत नहीं है, 1991 में बनी थी ये। उसके टाइम पे, अर्थ समिट के टाइम पे उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया था, रिस्ट्रक्चर करके प्रेजेंट फॉर्म में लेके आ गए थे। क्लियर है? तो इसकी जो बिगनिंग हुई थी आई वुड से, वो 1991 में हुई थी, लेकिन इसको रिस्ट्रक्चर किया गया इन 1992 एट फेमस अर्थ समिट। अर्थ समिट जब 1992 का हुआ था, रियो, वही सर। क्लियर। और जब मैंने होमवर्क दिया था तब बोला था कि यार ये कुछ फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी है इसका, कोई किन किन चीजों को या किन किन एजेंसीज को फंड करती है। 5 है। हाँ। हाँ। हम्म। बहुत बढ़िया भाई, 5 है, याद होनी चाहिए। पहली तो 3 वो हैं जो इस अर्थ समिट में बनी थी। कौन सी है वो? रियो अर्थ समिट में कौन सी फेमस? यूएनएफ, ट्रिपल सी, सीबीडी, सीसीडी। उसके बाद 2 और हैं, एक है मिनामाटा कन्वेंशन और दूसरा है स्टॉकहोम कन्वेंशन। मिनामाटा कन्वेंशन किसके साथ डील करता है? मर्करी पोल्यूशन के साथ। और स्टॉकहोम कन्वेंशन persistent ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के साथ, पीओपीस। कल भी इसको कवर किया था हमने, बीआरएस वाला, याद है? याद करो, बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम। बहुत सही। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ना डायरेक्टली फंड नहीं करता, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। तो डायरेक्ट फंडिंग अगर बात करें तो ये 5 ही हैं, लेकिन इट एड्स इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन। क्लियर है जी? चले आगे, नेक्स्ट। एशियाटिक लॉयन पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 674 टू 891 इन 5 years, 16th लॉयन सेंसस के अकॉर्डिंग। एशियाटिक लॉयन किस स्टेट में पाया जाता है? गुजरात। कहीं और? कहीं और? सतबीड़ में देखा था मैंने तो। जंगल में नहीं पाया जाएगा, ऐसे लेके आ जाते हैं। ठीक है जी, इसका स्टेटस क्या है?
आईयूसीएन, आईयूसीएन स्टेटस क्या है? आईयूसीएन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, सी, वल्नरेबल, 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 वल्नरेबल है भाई, वल्नरेबल है, चेंज हो चुका है, वल्नरेबल। ठीक है जी, वल्नरेबल। क्लियर? और जो नेशनल पार्क है जहां पे इसको लोकेट किया जाता है फेमसली, क्या नाम है उसका? गिर नेशनल पार्क। क्या इसकी पॉपुलेशन सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही है? कुछ और भी चीज, कुछ और उसके अराउंड जो रीजन है उनमें भी है। उनमें से लिखो जरा। एक है बारडा, बारडा रीजन, BARDA, बारडा, कॉमा गिरनार, गिर BARDA, बारडा, कॉमा गिरनार, कॉमा पनिया, PANIA, पनिया, एंड मितियाला, MITIYALA, मितियाला। तो यहां पे भी इसकी नोटेबल पॉपुलेशन पाई जाती। क्लियर? मितियाला, MITIYALA। कोई इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो इनकी कंजर्वेशन में ना न्यूज में रहती है? मालधारी, मालधारी ट्राइब। इंडियन गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है? प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट लॉयन 2020 में उसको लॉन्च किया गया था। आइडिया वही है कि भाई कंजर्व करना है इनको सब चीजें। ठीक है। और मसला क्या है अब इनका वैसे, अगर आपको लग रहा है वल्नरेबल कैटेगरी में तो आगे, इंडेंजर्ड तो है ही नहीं है, बहुत पुरानी है वो तो, 2018। इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती जा रही है इनकी, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती जा रही है। इनब्रीडिंग का मसला बहुत बड़ा है यहाँ पे। इनब्रीडिंग से क्या होने वाला है? दे बिकम मोर वल्नरेबल टू सर्टेन काइंड ऑफ डिसीजेस। आज आपको वल्नरेबल दिख रहे हैं आईयूसीएन के स्टेटस के हिसाब से भी, कल को कोई ऐसी डिसीज आ सकती है जो इनकी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर सकती है। तो इसलिए चर्चा चलती रहती है कि यार इनको कहीं पे ट्रांसलोकेट कर दिया जाए। उनमें से जो मोस्ट प्रेफर्ड साइट है वो है कूनो नेशनल पार्क, जिसमें प्रोजेक्ट चीता को इंट्रोड्यूस किया गया। कूनो नेशनल पार्क, क्योंकि वो भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। जैसे ही यहाँ पे ये गिर नेशनल पार्क में रह रहे हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो भी, बहुत घने जंगल नहीं है, बहुत घने जंगलों में सर्वाइव भी नहीं कर सकते। इन्होंने अपने कपड़े वैसे पहन रखे हैं, कैमोफ्लॉज बेसिकली, जो स्किन है इनकी लाइटर वे। क्लियर है जी? चले आगे। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर अनवेल्स डिटेल्ड एक्शन प्लान फॉर अरावली लैंडस्केप रिस्टोरेशन डायरेक्टली यूज्ड इन मीन्स। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया एफॉरेस्टेशन को लेके क्या कर रहा है, एक। दूसरा, इंडिया डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए क्या कर रहा है? दो क्वेश्चन। पहला, एफॉरेस्टेशन को लेके क्या कर रहे हैं हम? सेकंड, डिफॉरेस्टेशन की बात करें, डिफॉरेस्टेशन को छोड़ो, डेजर्टिफिकेशन की बात करते हैं। डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या एफॉरेस्टेशन वाली थीम को पहले एड्रेस किया हमने एक बार? किया है, बिल्कुल किया है। उसमें भी हमने अरावलीज की ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात की थी। उसके साथ साथ हमने नेशनल ग्रीन मिशन की बात की थी ना। बिल्कुल सही बात है। आज का जो 5 पॉइंट एजेंडा बेसिकली है, या बेसिकली एक्शन प्लान है जो फॉर अरावली लैंडस्केप रिस्टोरेशन, ये आपका वे फॉरवर्ड का पार्ट बन सकता है। वे फॉरवर्ड का वही बातें कर रखी है यहाँ पे कि आपने टेक्नोलॉजी को यूज करना है, आपने कम्युनिटी को यूज करना है, आपने गवर्नेंस रिलेटेड अपने मेजर्स हैं उनको सही करना है। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं उसको। लिखिए जी फटाफट।
As per detailed action plan for Aravali landscape restoration, 5 pillar action plan, 5 pillar action plan has been envisaged. 5 pillar action plan has been envisaged. सबसे पहला पिलर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन. इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, इसमें बात की जाएगी नेचुरल वेजिटेशन को रिस्टोर करने की, नेटिव प्लांटेशंस की, कि उन ट्रीज को प्लांट करना है वहां पे जो नेटिव है वहां के. ऐसा नहीं कि अरावली को रिस्टोर करने के लिए आपने इक्लिप्टस ट्रीज लगाने शुरू कर दिए, लेंटना कमारा यूज कर दी, जस्ट बिकॉज भी बड़ी जल्दी ग्रीन ग्रीन हो जाता है सारा कुछ. नेटिव ट्रीज को. क्लियर. सेकेंड पॉइंट, रिसर्च एंड इनोवेशन. अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं? सॉइल को ड्रॉट रेजिस्टेंस, ठीक है यार, हो सकता है, हो सकता है, बट क्या मॉनिटरिंग के लिए यूज कर सकते हैं इसको? मॉनिटरिंग के लिए, मॉनिटरिंग द ट्री कवर, जितने आपने पेड़ लगाए थे उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है आपको, कि खराब तो नहीं हो गए या कोई काट के तो नहीं ले गया. सिंपल जीआईएस बेस्ड मॉनिटरिंग, जीआईएस बेस्ड मॉनिटरिंग. सैटेलाइट को यूज करने वाले हो आप यहाँ पे. रिसर्च एंड इनोवेशन, सर आप यहाँ पे सैटेलाइट्स को यूज कर रहे हो, ठीक है, साइंस एंड टेक वाला पार्ट आ रहा है थोड़ा सा. क्लियर. आज भी जो आपके लोकल लेवल पे मैप्स बनाए जाते हैं जीआईएस बेस्ड नहीं है, वो जियो टैगिंग नहीं होती वहां पे. वो आज अगर आप देखोगे कभी पटवारी खाना जो होता है, पटवार खाना होता है, उसमें फर्दें होती हैं, वो ऐसी ही होती हैं, वो हैंडमेड ड्राइंग्स होती हैं. उसको देख के नहीं बता पाओगे कि आपने वहां पे कुछ पेड़ लगाए थे, वो बच पाए या नहीं बच पाए. क्लियर. तो इसमें क्या करने वाले हैं, लेट्स से कि किसी ने या गवर्नमेंट ने या कम्युनिटी ने वहां पे पेड़ लगाए हैं, उस एरिया की फोटो खींचने वाले हैं वो, उस फोटो को अपलोड करेंगे किसी एक सिस्टम में, और वो उस एरिया विद फोटो विद टाइम विद दैट लोकेशन स्टोर करके रखेगा कि यहाँ पे 10 पेड़ लगाए थे. देन वी कैन मॉनिटर दैट यूजिंग सैटेलाइट इमेज कि 10 पेड़ हैं आज के टाइम पे नहीं है. क्लियर है जी. थर्ड पॉइंट लिखिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. कोई भी वे फॉरवर्ड आपका इसके बिना पूरा नहीं हो सकता. लोगों को कल्चर का पार्ट बना दो. ये याद है मोदी जी ने एक स्कीम तो नहीं, प्रोग्राम ही लॉन्च किया था, एक पेड़ माँ के नाम, ऐसा ही कुछ है, ऐसा कुछ है ना, है एक पेड़ माँ के नाम. तो कितनी अच्छी चीज है यार. कम्युनिटी को आप पार्टिसिपेट करने के लिए लेके आ रहे हो यहाँ पे, राइट. फिर यहाँ पे आप सेक्रेड ग्रुप्स वाली बात कर सकते हो, सेक्रेड ग्रुप्स की बात कर सकते हो, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात कर सकते हो. ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी आ रहे हैं, साथ के साथ जो उन जंगल्स को कंजर्व करना है वहां की लोकल पार्टिसिपेशन के तहत भी आप इंश्योर कर रहे हो. ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. क्लियर. फोर्थ पॉइंट लिखिए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड. यहां पे आप इको टूरिज्म की बात कर सकते हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर सकते हो. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कोई यहाँ पे वैसे क्रॉप्स नहीं लगाई जाएंगी जो अपने आप में बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव हो, राइट. यहाँ पे आप एग्रो फॉरेस्ट्री की बात कर सकते हो. एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट. क्लियर. फिफ्थ पॉइंट, पॉलिसी एंड गवर्नेंस. यहां पे क्या लिखना चाहिए हमें? पॉलिसी एंड गवर्नेंस में क्या लिखना चाहिए?
क्या मसला आता है वैसे? इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे मॉनिटरिंग की बात कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम बेटर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, यही सबसे बड़ा मसला है। फिर स्टेट लेवल पे जो स्कीम्स चल रही हैं, नेशनल लेवल पे जो स्कीम्स चल रही हैं, उनको कन्वर्ज करो, उनके बीच में अच्छी सिनर्जी होनी चाहिए, कन्वर्जेंस होनी चाहिए। क्या ये कन्वर्जेंस वाला पॉइंट कहीं और कवर किया है? कोई और? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एडीपी, कन्वर्जेंस बिटवीन स्टेट स्कीम्स एज वेल एज या यूनियन प्रोग्राम्स, सेंट्रल थीम है उसकी। क्लियर है जी? तो ये सब चीजें करके हम इंश्योर कर सकते हैं। तो ये एफॉरेस्टेशन वाला पॉइंट भी आएगा हमारा। दूसरा, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए भी हम हेल्प करेंगे। अरावलीज के आसपास का रीजन कौन सा है? डेजर्ट रीजन है, बिल्कुल सही बात है। तो आइडिया भी वही है, जब हम ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात करते हैं अरावली के अराउंड एक बफर बनाने की बात करते हैं 5 किलोमीटर चौड़ा, ताकि डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सके। राइट? डेजर्ट जो है वो है, दूसरे एरियाज में डेजर्ट ना फैलना शुरू करे। पंजाब में फैल रहा है जैसे, वैसे ही गुजरात में फैल रहा है, उसको रोकने के लिए भी ये काम आ सकता है। डन? प्रीलिम्स में कोई नहीं पूछेगा। चले आगे। चलिए, अब ये न्यूज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पॉली ब्यूटाइलिन एडिपेट टेरिफेथैलेट, पीबीएटी, इतना याद रख लो। क्या प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है? उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, आ सकते हैं। उसके सोल्यूशन से क्वेश्चन आ सकते हैं? नहीं आएंगे, छोड़ो, आएंगे ही नहीं, पक्का नहीं आएंगे भाई, बोल दिया मैंने, आप लोगों ने बोला है ये। हाँ भाई, दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या उसके सोल्यूशन से क्वेश्चन आ सकते हैं? आ सकते हैं। प्लास्टिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डिग्रेड नहीं होती यार। तो अगर हम सोल्यूशन एक ऐसा ले आए कि जो प्लास्टिक वाली प्रॉपर्टीज भी दे रहा है और डिग्रेड भी हो रहा है, विन विन सिचुएशन, विन विन सिचुएशन होगी। तो यहां पे बायोकंपोस्टेबल प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, जो कि त्रिपुरा में यहां पे इंट्रोड्यूस की गई है। बायोकंपोस्टेबल बैग्स मेड फ्रॉम पॉलीब्यूटाइलिन एडिपेट टेरिफेथैलेट, पीबीएटी। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यार पीबीएटी किसके साथ लिंक्ड है, उसमें से एक ऑप्शन होगा बायोप्लास्टिक या कंपोस्टेबल प्लास्टिक। कंपोस्टेबल मतलब ये डिग्रेड हो जाएगा अंडर गिवन कंडीशंस। ठीक है जी? इसके साथ साथ एक चीज और कवर कर लेते हैं फिर, बायोप्लास्टिक्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोप्लास्टिक्स? आप बोल रहे हो डिग्रेडेबल, ठीक है। बायोप्लास्टिक, इट कैन बी रिसाइकल्ड, नॉर्मल प्लास्टिक कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड मैम, जिसमें पॉलीथीन ना हो, पॉलीथीन एज अ कंपाउंड ना हो। ओके, सिंपल सर। बायोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसको आप नॉन फॉसिल बेस जो आपके मटेरियल्स हैं उनसे यूज करवा रहे हो। कहीं पे लेट्स से कोई वेस्ट गिरा हुआ है, उससे आपने प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करनी शुरू कर दी, वो ऑर्गेनिक वेस्ट है, बायो बेस प्रोडक्शन हो रही है। अभी हमने इसकी डिग्रेडेबिलिटी पे कोई बात नहीं की, याद रखना। और एक स्टेटमेंट और है कि बायोप्लास्टिक अगर है, दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि वो डिग्रेडेबल भी है। जरूरी नहीं है कि डिग्रेड हो जाएगी वो, जरूरी नहीं है। ठीक है जी? एग्जाम्पल, पॉलीएमाइड, ये बायोप्लास्टिक है, लेकिन क्या ये डिग्रेड हो जाती है? नहीं होती। डिग्रेड होना जरूरी नहीं है उसका। सिंपल समझो यार, प्लास्टिक जो है ना वो भी कार्बन की बनी हुई है,
मैं भी कार्बन का ही हूं, जो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर कहीं पे गिरा हुआ है वो भी कार्बन ही है। प्लास्टिक, नॉर्मल प्लास्टिक भी सोचोगे उसका रॉ मटेरियल कहां से आता है? क्रूड ऑयल को जब एक्सट्रैक्ट करते हो रिफाइनरी में से बाय प्रोडक्ट निकलता है, उससे प्लास्टिक बनाना शुरू करते हो। और क्रूड ऑयल की अगर बात करें, क्या उसमें कार्बन है यार। ठीक है, तो ये डिटरमाइन नहीं करेगा कि वो डिग्रेडेबल है या नहीं है। क्लियर? लेकिन कुछ सर्टेन केसेस में हम उसको बायोकंपोस्टेबल बना देते हैं, जैसे कि ये है, ये कंपोस्टेबल है, ये टूट जाएगा, इससे बनाया गया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना उसके बाद टूट जाएगा, ये कंपोस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। डन? पक्का? हाँ। बायो बेस्ड ऑर्गेनिक मैटर, बायो बेस्ड बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड है प्लास्टिक बनाने का, उसका जो रॉ मटेरियल आता है वो क्रूड ऑयल रिफाइनरीज वगैरह से आता है, वहां से नहीं ले रहे आप। क्लियर? चले आगे, चले आगे जी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स जुडपी जंगल्स एज फॉरेस्ट लैंड, जुडपी जंगल एज फॉरेस्ट लैंड्स। 2 पॉइंट यहां पे कवर करेंगे, एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद है मैंने बोला था आपको कि एक और जजमेंट कवर करने वाले हम। ठीक है, वो जजमेंट है टीएन गोदा वर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1996 की जजमेंट है, हिस्टोरिक जजमेंट है। टीएन गोदा वर्मन जजमेंट। पहले प्रीलिम्स पे चर्चा करें। प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है कि जुडपी जंगल है कहां पे, ये जुडपी है क्या, सिंपल पूछा जा सकता है। पहली बात है जंगल है, लेकिन वो ना अपने आप में ओपन फॉरेस्ट टाइप है, बहुत डेंस नहीं है, डेसिडुअस टाइप है, श्रब्स होंगे बहुत सारे, ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत घना घना जंगल है, नहीं, जुडपी जंगल। और एक कहां पाए जाते हैं? ईस्टर्न महाराष्ट्र में। तो विदर्भ वाला रीजन बनता है, वहां पे पाया जाता है। क्या वो रीजन अपने आप में बहुत सूखा है, उसमें ड्रॉट प्रोन रीजन है वो? ईस्टर्न महाराष्ट्र वाला विदर्भ रीजन है भाई, आंध्र प्रदेश वाला है वो, वहां पे पाए जाते हैं जुडपी जंगल्स। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको हम फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर करने वाले हैं, फॉरेस्ट लैंड। अब फॉरेस्ट लैंड कैसे डिक्लेयर की जा सकता है, सोचो जरा, या फॉरेस्ट लैंड कौन डिक्लेयर करेगा? स्टेट डिक्लेयर करेगी, सरकार करने वाली है, कोई और तो नहीं करने वाला। सही बात है यार, एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही बात है। डेंसिटी भी देखी जाएगी, चाहे मान लो यार वहां पे डेंसिटी नहीं भी है तब भी उसको फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। डिस्टिंक्शन हमने यहां पे ये पकड़नी है, इसको हटा दूं जी। यहां पे हमने डिस्टिंक्शन जो पकड़नी है वो है डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट कवर एंड फॉरेस्ट एरिया। जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया की, ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है जी, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आ चुका है, गवर्नमेंट के दस्तावेजों में आ चुका है, उसमें चाहे फॉरेस्ट है नहीं है कोई मतलब नहीं है उस चीज से। जो आप बात कर रहे हो वो फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हो कि डेंसिटी, कैनोपी डेंसिटी है या वहां पे नहीं है। ठीक है जी। लक्षद्वीप के केस में क्या जंगल होंगे वहां पे, पेड़ होंगे, है ना? अरे होंगे भाई, है भाई है, वहां पे फॉरेस्ट एरिया नहीं है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 0। क्लियर है? लद्दाख के केस में जंगल बहुत ज्यादा होंगे, नहीं होंगे, फॉरेस्ट एरिया है वहां पे। ठीक है जी, क्लियर? तो जो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया जाता है, बेसिकली हम बात करें इन जनरल इंडिया में,
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के तहत डिक्लेयर किया जाता है। एक अम्ब्रेला जुरिस्डिक्शन बना दी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। क्लियर? वो उन एरियाज को फॉरेस्ट मानता है जो डिक्लेयर कर दिए गए हैं, रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर 1996 की जजमेंट आती है, हिस्टोरिक टीएन, क्या नाम है जी, गोदावर्मन, टीएन गोदावर्मन जजमेंट। ये बोलती है कि जब हम एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं तो हम सिर्फ उन एरियाज को फॉरेस्ट नहीं मानेंगे जो डिक्लेयर कर दिए हैं। अगर प्राइवेट एरिया है तब भी हम उसको फॉरेस्ट मानने वाले हैं एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। कोई वैसे लैंड पड़ी हुई है, कम्युनिटी ओन्ड है, उसको भी हम फॉरेस्ट मानने वाले हैं एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया थोड़ा सा। क्लियर है? सही है, सही बात। तो अब मैंने बताया जुडपी फॉरेस्ट के बारे में, अपने आप में बहुत घने जंगल तो नहीं है, तो उनका जो स्टेटस था ना वो डिस्प्यूटेड रह रहा था, क्योंकि उनको लोकल जो कम्युनिटीज थी ग्रेजिंग के लिए भी यूज कर लेते थे, बच्चे क्रिकेट भी खेल लेते थे, ठीक है, कैंपिंग करने चले, कुछ करने चले गए, डिस्प्यूटेड स्टेटस चल रहा था। तो फिर वहां पे उस एरिया के अराउंड बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बन गई, वहां पे ग्रेवयार्ड बन गए, हाई कोर्ट बन गई, उसके कुछ और ऑफिस बन गए, सब कुछ हो गया। अब उस पर क्लैरिटी दे दी गई है कि भाई जुडपी जंगल जो हैं वो फॉरेस्ट लैंड हैं, एज पर 1996 की जजमेंट है उसके मुताबिक हम उसको फॉरेस्ट लैंड ही मानने वाले हैं। हाँ, जो उससे 1996 की जजमेंट से पहले अगर कोई स्ट्रक्चर वहां पे बन गए उनको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। उसके बाद में जो बने हैं, जो ऑफिसर्स ने बनवाए हैं, उन पे कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि जजमेंट क्या बोलती थी कि यार अगर लेट्स से कोई एरिया नहीं भी डिक्लेयर कर रखा आपने, नहीं भी रिकॉर्ड कर रखा फॉरेस्ट एरिया, तब भी फॉरेस्ट एरिया हम मानने वाले हैं उसको। यह जजमेंट थी। ठीक है, तो फिर कैसे बाकी लोगों ने अलाउ कर दिया? जब एक बार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, वो तो लॉ ऑफ द लैंड बन चुका है, फिर तो ऑफिसर्स को कंप्लाई करना चाहिए था। अगर नहीं किया देन दे आर वॉयलेटिंग दैट, अब उन पे कार्रवाई होने वाली है। क्लियर? ये मोटा मोटा केस बनता है। अपने लिए जानना क्या जरूरी है, जुडपी जंगल्स और दूसरा टीएन गोदावर्मन जजमेंट। आज हमने 3 जजमेंट्स कर ली हैं। पहली कौन सी थी 2025 वाली? वन शक्ति, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थर्ड, टीएन गोदावर्मन जजमेंट। फोर्थ जाते जाते एक और चर्चा कर देता हूं, डिटेल में नहीं करूंगा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अपने आप में बहुत ही, इनके जो जुडिशियल एक्टिविज्म में बहुत बड़ा रोल है। इन पे चर्चा जब हम करेंगे, जब हम इन्वायरमेंट पोल्यूशन की बात करेंगे, वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे, उसमें कोई ना कोई पॉइंट आ जाएगा इनका। ठीक है जी? तो अपने पास 4-5 जजमेंट्स हो तो हम अच्छा आंसर लिख सकते हैं। चलिए, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स, GIAHS। अब पूरी न्यूज ये है कि 6 ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स को नए को रिकॉग्नाइज किया गया। उनमें से कोई भी इंडिया वाला नहीं है, जो 6 नए रिकॉग्नाइज किए, तो हमें कवर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन जनरल हमें पता होना चाहिए कि GIAHS है क्या। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स, इसको कौन एडमिनिस्टर करता है? यूनेस्को। वेरी गुड। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड। ये लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हेरिटेज मतलब पुराने, पुरातन, जिनको कंजर्व करने की जरूरत है हमें। आजकल की जो मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस हैं वो क्या करती हैं? मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ट्रैक्टर यूज किया, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स को यूज किया, इंसेक्टिसाइड को यूज किया, प्रोडक्शन की, चलो आगे बढ़ो। जो पुराने लेवल पे चल रहे हैं, एग्जाम्पल जाफरान फार्मिंग कहां होती है? जाफरान कश्मीर में भाई, जाफरान कश्मीर में होती है। ये सर सही बात है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप है वहां पे? करेवा फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है, करेवास के साथ लिंक्ड है।
तो असल में जुबान केसरी जो है वो यही वाली है, ठीक है। बेस्ट टाइप ऑफ जाफरान कहीं पे मिल सकता है तो वो यहाँ मिलता है। अरोमा उसका, उसका टेस्ट, सब चीजें डिटरमाइन होती हैं करेवा के साथ लिंक्ड है, और क्लाइमेट भी वैसे सुटेबल ही है। क्लियर है। सेकंड, कुट्टानाड। कुट्टानाड इन केरला। कुट्टानाड इन केरला, यहां पे आप राइस कल्टीवेशन की बात करने वाले हो, केरला। एंड थर्ड, कोरापुट इन ओडिशा। कोरापुट इन ओडिशा, ये तीन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स हैं जिनको GIAHS ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है इंडिया में। क्लियर है जी। चलें आगे। चलिए अब बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज की पर्सपेक्टिव से कैगस आर्किपेलागो की। कैगस क्या कंटेक्स्ट हो सकता है इसका? यूके ने बोला कि यार ठीक है यार, अब हम सॉवरेन नहीं रहे यहाँ पे, हम इसको मॉरिशस को देने वाले। ठीक है जी। कैगस आर्किपेलागो यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है भाई, इक्वेटर के आसपास है या नहीं है? नीचे है उससे। कैगस आर्किपेलागो, ठीक है। यूके ने जबरदस्ती लीज पे ले रखा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो सीन देखा है जिसमें बोलते हैं कि हमने जमीन खरीदा है पूरा 10 रुपया में, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे कर रखा था। 3 मिलियन दे के लीज पे ले लिया मॉरिशस से। तो बाद में थोड़ा थोड़ा जब ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ना शुरू हुई, इनको भी पता लगा यार हमारे साथ तो ठगी हुई है, तो इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ठीक है। तो इसी केगस आर्किपेलागो में एक अटोल है जिसका नाम है डिगो ग्रेशिया अटोल। उस पे यूएस का मिलिट्री बेस है, उस पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई, वो नहीं छोड़ने वाले। एंड स्पेशली अंडर द प्रेसिडेंस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, वो तो नहीं छोड़ने वाले। डिगो ग्रेशिया वन ऑफ द 7 अटोल्स जो कि इसका पार्ट है केगस आर्किपेलागो का। आर्किपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। चलें आगे। केरला डिक्लेयर्ड इमरजेंसी आफ्टर कंटेनर शिप कैप्साइज्ड नियर इट्स कोस्ट। यहां पे ऑयल स्पिल हुआ उसकी वजह से, और कुछ हार्मफुल केमिकल्स वहां पे मौजूद थे जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड, वो भी लीक हुए। और फिर कोस्टल एरियाज में उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ये सख्त हदायत दी गई भी भाई, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे तो जो तुमने फोटोज खींचनी थी खींच ली, चिल्ला चिल्ला के थक गए थे हम कि भाई अगर कोई चीज ऊपर से गिरी हुई है उसको छूना नहीं है, उसको कंधे पे उठा घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। तो अगर यहाँ पे कोई कंटेनर वॉश अवे होके आ जाता है कोस्ट के पास, उसके पास नहीं जाना, ठीक है, दूर रहना। ये सब एडवाइजरी जारी की गई। यहां पे मैं जो डिस्कस करने वाला हूं बात, वो करने वाला हूं ऑयल स्पिल के रिलेटेड। ऑयल स्पिल नाम सुना कभी? ऑयल स्पिल क्या हो सकता है? ऑयल जो कंटेनर्स में था या वैसे वेसल में था वो लीक कर गया, वो सरफेस पे अब उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या वो वहां के मरीन इकोसिस्टम को हार्म करेगा? बिल्कुल करेगा यार, राइट। तो उसको एड्रेस करने के भी सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, बायो रेमेडिएशन बेस्ड टेक्निक्स हैं, क्लास में कवर की थी। ऑयल जैपर, वेरी गुड। देन ऑयली बोरस एस, ये क्या है? बायो रेमेडिएशंस की टेक्निक है जिनमें बैक्टीरियाज को यूज किया जाता है, बैक्टीरियाज को वहां पे स्प्रिंकल किया जाता है, और वो क्या करते हैं फिर वहां का जो ऑयल का कार्बन होता है उसको कंज्यूम करना शुरू करते हैं, एंड इवेंचुअली दे ब्रेक डाउन इनटू CO2 प्लस H2O। क्लियर है? क्या हमने कभी हजार्डस केमिकल से लिंक्ड कुछ कन्वेंशंस कवर की थी? क्या क्या थी? रॉटरडैम कन्वेंशन नहीं थी डायरेक्टली, बेसल कन्वेंशन थी। बेसल कन्वेंशन के तहत
हजार्डस वेस्ट जो अगर ट्रांसशिप हो रहा है तो उसको रेगुलेट करना है, मिनिमाइज करना है। उसके साथ साथ मार्पोल कन्वेंशन, मार्पोल कन्वेंशन ऑफ 1973 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्पोल कन्वेंशन ग्लोबल लेवल पे कि शिप से जो रिलेटेड पोल्यूशन आ रहा है उसको एड्रेस करना है। उसमें ऑयल स्पिल का भी आ जाता है, सारी बातें आ जाती है। मार्पोल कन्वेंशन, क्या इंडिया मार्पोल कन्वेंशन का पार्ट है? मार्पोल, मार्पोल का है, मार्पोल है, सिग्नेटरी है भाई इंडिया। मार्पोल कन्वेंशन क्या बोलता है कि शिपिंग इंडस्ट्री से होने वाले पोल्यूशन को अपने एड्रेस करना है। अब अगर शिप चल रही है यूरोप से यहां तक आ रही है तो उसमें कुछ वेस्ट भी जनरेट होने वाला है, उसमें सीवेज टाइप भी वेस्ट होने वाला है, ह्यूमन वेस्ट जनरेट होने वाला है, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होने वाला है, ऑयल रिलेटेड उसके ऑपरेशन से भी वेस्ट आ सकता है यार, उसके कोरोजन से वेस्ट आ सकता है। तो उन सबको मैनेज करना है, रेगुलेट करना है ताकि मरीन इकोसिस्टम हार्म ना हो। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ मार्पोल कन्वेंशन। क्लियर? 1973 में। और इंडिया के केस में जो शिपिंग रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं इनको कवर करने के लिए 1958 का एक्ट है हमारा, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट ऑफ 1958, जो इंडिया में ऐसे इंसिडेंट्स अगर हो जाएं तो उसको कैसे कवर करना है, क्या रेगुलेटरी प्रोसीजर होने है, सब कुछ वो मर्चेंट शिपिंग एक्ट कवर करता है 1958 का। डन है जी? चलें आगे। नेक्स्ट, IMD डिक्लेयर्स अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून ओवर केरला। नॉर्मल डेट क्या होती है मॉनसून की? 1 जून के आसपास। इस बार अर्ली ऑनसेट हुआ, कब हुआ? 24 मई के आसपास हो गया, राइट? तो जो क्राइटेरिया होता है ऑनसेट का वो पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। अब कारण क्या थे वो हम डिस्कस कर लेंगे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेंगे। पहले प्रीलिम्स के हिसाब से समझो कि क्राइटेरिया क्या होता है टू डिक्लेयर मॉनसून, कि मॉनसून आ गया। ऐसा तो नहीं है कि ज्योग्राफी क्लास में कवर किया था 1 जून होता है तो जैसे 1 जून हुई मॉनसून आ गया, मॉनसून हो गया, ऐसा नहीं। चेक करेंगे कि भाई कितनी बरसात हुई, विंड सिस्टम कैसा था, वहां से आउट गोइंग रेडिएशन कैसे होने वाली है, ये सब चीजों को आप ध्यान में रखते हो, तब जाके डिक्लेयर किया जाता है कि मॉनसून अराइव कर चुका है। तो पहली कंडीशन, इफ 60% ऑफ द अवेलेबल 14 stations enlisted such as Minicoy, Amini, Thiruvananthapuram, etc. report rainfall of 2.5 millimeter or more for 2 consecutive days. ये वो जगह है, मिनीकॉय की बात करें जो लक्षद्वीप के पास है, अमीनी अगेन लक्षद्वीप के पास है, त्रिवंतपुरम केरला में है। यहां पे आपने वेदर सेंसिंग सिस्टम लगा रखे हैं, रेन गॉजेस लगा रखी हैं, उनका काम है कितनी बरसात हो रही है उसको कैलकुलेट करना है। ऐसे 14 लगा रखे हैं, उनमें से अगर 60% में आपने 2 दिन में लगातार देख लिया कि यार 2.5 mm से ज्यादा बरसात हो चुकी है तो पहली क्राइटेरिया आपका सेटिस्फाइड हो चुका है। फिर 2-3 और भी हैं, वो रिलेटिवली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक है आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन सैटेलाइट इनसाइड डिराइव्ड OLR वैल्यू शुड बी बिलो 200 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर, कि यहां से आउट गोइंग रेडिएशन जो आ रही है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। दैट इंडिकेट्स कि यहां पे क्लाउड कवर ठीक ठाक हो चुका है, नहीं तो वो आउटगोइंग रेडिएशन ज्यादा होती। अब क्लाउड कवर हो चुका है, कम हो चुकी है। इन दो चीजों से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि फैक्ट भी है आपको कंफ्यूज करने के लिए और ये फिर हॉट टॉपिक बन जाता है किसी भी एग्जामिनर के लिए, चाहे यूपीएससी चाहे पीसीएस। क्लियर है जी? अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार इतना अर्ली ऑनसेट क्यों हुआ। ठीक है, हटा दें इसको। चलें दोस्तों, दो हाथों से लिखना सीखो।
चलिए, पहला कारण ला नीना एल नीनो, अरे मैडन जूलियन ऑसिलेशन, वेरी गुड, एमजीओ। अब इसके फेजेस होते हैं, 8 फेजेस होते हैं। एमजीओ क्या है? एक सिस्टम है विंड्स का या रेनफॉल का, जो जिसने ईस्टवर्ड मूव करना है, ऐसे ऐसे ग्लोब का पूरा चक्कर लगा देती है। उसका टाइम पीरियड होता है 30 से 60 दिन के बीच में। क्लियर है? तो छोटे छोटे पार्ट्स में कहीं पे कन्वेक्शन हो रही होगी, बरसात हो रही होगी, फिर कहीं पे सिंक कर रही होगी जहां पे बरसात नहीं होने वाली, फिर ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे बरसात होना शुरू हो जाएगी, यहाँ सिंक कर रही है, यहाँ नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, फिर ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे करते करते इसने पूरा चक्कर लगाना है ग्लोब का 30 से 60 दिन में। इस बार हमारे केस में ये स्टेज 4 में थी। स्टेज 3 और 4 की बात करें, वो फेवरेबल होती है। इस टाइम पे बरसात जो हो रही थी इंडियन ओशन में हो रही थी, तो वो ज्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड कर रही है, राइट। जब कन्वेक्शन हो रही है तो आप ये सोचो कि उस एरिया में, यहां पे अपर एटमॉस्फेयर में बात करें तो क्या वाटर वेपर ज्यादा होने वाला है? बिल्कुल सही बात है। तो क्या वाटर वेपर वही मॉनसूनल विंड्स अपने साथ कैरी कर सकती हैं आगे तक? कर सकती हैं। क्लियर? तो एमजीओ जो है यहाँ पे स्टेज 4 के आसपास थी, जो कि फेवरेबल था हमारे लिए। ठीक, इसके साथ साथ अगेन मैस्क्रीन हाई की बात करते हैं हम। सुपर हाई था इस बार, मैस्क्रीन हाई इस बार सुपर हाई बन के बैठा हुआ था। फिर जब हम बात करते हैं आईटीसीजेड के शिफ्ट होने की, बड़ी फेवरेबली शिफ्ट होगी इस बार। आईटीसीजेड क्यों शिफ्ट होती है? लो प्रेशर बनता जा रहा है आपके नदर्न हेमिस्फीयर में, लो प्रेशर बनता जा रहा है, और वो नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंटल रीजन, उससे अलावा भी अरेबियन पेनिनसुला हो गया, ये सब चीजें होगी। साथ के साथ तिब्बतियन हाई कितना है, वो भी रोल अपना प्ले कर रहा है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में इस बार हीट ठीक ठाक पड़ रही थी, और इसलिए आईटीसीजेड बड़ा आराम से ऊपर शिफ्ट हो चुका है। क्लियर है जी? डन। तो ये कुछ कारण बनते हैं इसके। हाई टेम्परेचर्स इन नदर्न हेमिस्फीयर पे थोड़ा सा इसको लोकलाइज वे में लिख लेना, जहां पे आप बात कर लो अरेबियन पेनिसुला की बात कर लेना, फिर तिब्बतियन प्लेटो की बात कर देना, इंक्लूडिंग सब कॉन्टिनेंट रीजन बात कर लेना, जिसकी वजह से आईटीसीजेड की मूवमेंट बड़ी फेवरेबल हो चुकी। क्लियर है? तो ये कुछ कारण बनते थे जिसने अर्ली ऑनसेट को इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें। ठीक, आई बिलीव आज का हमारा सेशन इतना ही था। हाँ, थैंक यू वेरी मच।